Namaskar, salam, sat sri akal and a very good morning. So it is history time. उस दिन हमने सीखा था कि किस तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसकी सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस मिलकर के काम करते हैं और हमारे लिए हिस्ट्री की वो सारी बातें बता देते हैं। और यहां तक कि हमने बात करी थी उस समय की भी जो हिस्ट्री ना होकर के प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री वाला टाइम था। आइए आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे सबसे पहले की सोसाइटीज के बारे में। द अर्लीस्ट सोसाइटीज, द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स। देखिए, सबसे पहले जो सोसाइटीज का रहने का प्रूफ मिलता है, जो सही से मानव कहे जा सकते हैं, होमोनिड्स की मैं बात कर रहा हूं। होमोनिड्स जो लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 2 मिलियन साल पहले इस धरती पर हुए, उनके प्रमाण साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका वो पार्ट्स हैं जहां सबसे पहले होमोनिड्स के फॉसिल्स मिले हैं। जी हां, फॉसिल्स। देखिए, हमने उस दिन बात करी थी कि रिसोर्सेज है क्या, तो रिसोर्सेज फॉसिल्स हैं, रिसोर्सेज टूल्स हैं, बहुत सारी चीजों से हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है। कुछ इस तरह के फॉसिल्स हमें मिले हैं और ये होमोसेपियंस के फॉसिल्स हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि होमोनिड्स तो 2 मिलियन ईयर्स पहले आए, लेकिन उनसे पहले भी जो प्रीमेट्स हैं हमारे, जिनसे हम होमोनिड्स और बाद में मॉडर्न होमोसेपियंस बने, वो तो देखिए 55 मिलियन ईयर्स एगो आ गए थे। इनमें इंक्लूडेड वो दोनों बीच के कड़ियां हैं जो आरडीपी थेकस और ऑस्ट्रोलोपिथेकस, यानी कि कह सकते हैं, देखिए ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस यानी कि सदर्न ऐप जिसको बोलते हैं, उन दो बीच की कड़ियों में से एक। ये यहां आप नजर डालिए, जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं उनमें और हमारे जो पहले पूर्वज थे सदर्न एप्स, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। और ये 55 मिलियन ईयर्स पहले आ गए और आज के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो होमोसेपियंस हैं, वो सारे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही फैले। हम बात ये भी करेंगे कि किस तरह से धरती का स्वरूप बदलता रहा है और धरती के जो आज कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं, वही कॉन्टिनेंट शुरू में नहीं थे। हम समय आने पर उनकी बात करेंगे और कैसे इनका फैलाव हुआ उनके बारे में भी बात करेंगे। ये इरेक्टस तक कैसे पहुंचे, एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहां आप प्रीमेट्स के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। ये कुछ प्रीमेट्स हैं हमारे, किस तरह से बाद में हम इरेक्टस
तक पहुंचे हैं। तो हमने बात करी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो हम ये कुछ आप पैलियोलिथिक टूल्स आप देख सकते हैं। अब जब ह्यूमन बीइंग्स भारत में अगर हम उनकी बात करें, अपने इंडिया में अगर हम उनकी बात करें, तो गैंजेटिक एरियाज और पंजाब को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में हमें अर्लियर ह्यूमन बीइंग्स के साइट्स मिलती हैं, स्पेशली डेक्कन, स्पेशली दिस एरिया we find the Paleolithic people। देखिए, ये जो पीरियड था, क्योंकि ज्यादातर जो टूल्स डिस्कवर हुए हैं वो स्टोन टूल्स हैं, इसीलिए इस एज का नाम पड़ा स्टोन एज। स्टोन एज को भी टूल मेकिंग टेक्निक के आधार पे 3 भागों में बांटा जा सकता है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। हम पहले टूल्स मेकिंग टेक्निक के आधार पे पहले बात करेंगे पैलियोलिथिक एज की। और अगर हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियोलिथिक जो लोग थे वो फॉरेस्ट में ही रहते थे। दे प्रोड्यूस्ड, दे डिड नॉट इन अर्लियर टाइम्स डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फायर एंड मेक यूज ऑफ इट। शुरू के जो पैलियोलिथिक लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर्स बिकॉज दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदरर्स because they gathered the fruits, roots, nuts, seeds, leaves. So they are known as hunters and gatherers। अगर Paleolithic people के बारे में रहने की बात करें तो they lived in caves, hollow trees and on the top of the trees। अब आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दे डिस्कवर्ड फायर एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एक्सीडेंटल। इट वॉज नॉट अ प्री डिटरमाइंड डिस्कवरी। एक शरारती सा बच्चा कोई 2 पत्थरों को टकरा टकरा कर खेल रहा था और उसमें से अचानक आग निकल गई और इस तरह से आग की खोज हो गई। The fire was discovered, and as soon as the fire was discovered, the way of living changed। Now people could use fire to scare wild animals, they could use fire to cook, and cooking, as you know, it killed the germs। तो इस तरह से आदमी का बार बार बीमार होना कम होने लगा जब आदमी कुक्ड फूड खाने लगा। अपनी केव्स में आपको हैरानी होगी, उन दिनों में भी आदमी ड्राइंग बनाता था एनिमल्स की और पेंटिंग किया करता था। ये तरीका था पैलियोलिथिक लोगों के रहने का। तो पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में हमने जाना कि उस समय एक्स, चॉपर, क्लीवर, स्क्रैपर, एरोहेड, ये सब रफ टूल्स बन चुके थे। उस समय हंटिंग और गैदरिंग हुआ करती थी। आइए ये जानने के बाद कि डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी थी तो अचानक बहुत बड़े बदलाव आए और हम आगे बढ़े मेसोलिथिक एज में।
सारे प्रूफ इस भारत के लगभग इस भाग में मिलते हैं। और जो मेसोलिथिक एज थी, ये कुछ मेसोलिथिक टूल्स पे ध्यान दीजिए। मेसोलिथिक जो एज थी, इस समय आदमी ने फूड ग्रो करना सीख लिया। देखिए फायर की डिस्कवरी ने क्या किया। फायर की डिस्कवरी के बाद आदमी का डर बंद हो गया। जब आदमी ने ऊपर से बीज गिरते देखे और उनको 2-3 दिन बाद उगते देखा, तो आदमी को भी ये आइडिया आ गया कि क्यों ना पौधे उगाए जाएं। तो सबसे पहले आदमी ने जो क्रॉप्स उगाई, देवर वीट, बार्ले, राइस, और ये सब आदमी ने उगाना शुरू कर दिया मेसोलिथिक एज में। इसीलिए मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। बदलाव का ये समय था। मेसोलिथिक एज की अगर अब भारत में बात करो तो सबसे बड़ी जो साइट मिलती है आपको, वो भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहां आइए, भीमबेटका में विंध्या पर्वत श्रृंखला के जस्ट पास में ये साइट आपको मिलती है। और मेसोलिथिक एज के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पूरा डेक्कन एक अच्छा केस स्टडी है। मेसोलिथिक एज की जो साइट्स है भीमबेटका के अलावा बोरी, मोरगांव, इस्लामपुर, गुंटूर, ससवाड़, चिरकी-नवासा, ये बहुत सारी साइट्स हैं। और देखिए नवासा तो पैलियोलिथिक एज का भी बहुत सारे प्रूफ देता है। और ये साइट 1954 में डिस्कवर की थी डॉक्टर HD सरबेली ने, जो कि डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में काम करते थे। और इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। नवासा अगर आप सही से देखेंगे तो लगभग ये इस एरिया में पैनगंगा, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है गोदावरी की, वहां पर ये साइट स्थित है। तो इस तरह से हमने जाना पैलियोलिथिक एज के बारे में, हमने जाना मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहा जाता है। देखिए मेसोलिथिक एज के टूल्स पे भी आप नजर डालिए। साइज छोटा हो चुका है, वो शार्पर हो चुके हैं और बहुत बड़ा अंतर अब आ चुका है। आदमी ने खेती बाड़ी करना सीख लिया है, आदमी भोजन पका रहा है। और जैसे ही नियोलिथिक एज में एंट्री होती है तो आदमी ने छोटे छोटे झुग्गी बना बनाकर, झोपड़ियां बना बनाकर छोटे छोटे गांव बसने अब शुरू हो चुके थे आदमी के। द मेन रीजन फॉर सेटलिंग ऑफ द पीपल वॉज द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब आदमी को भोजन इकट्ठा करने के लिए भटकना नहीं था, बल्कि एक जगह पर आदमी अपना भोजन उगा सकता था। आदमी के दिल से डर खत्म हो चुका था वाइल्ड एनिमल्स का आग की वजह से, और आदमी एग्रीकल्चर की वजह से इकट्ठा एक जगह पर अपनी फसलें करने लगा था। तो अब आदमी हंटर और गैदरर से बदल करके सेटल्ड लाइफ जीने लगा था। और अब आदमी ने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया, पशु पालने लगा। और पशु पालन में ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सबसे पहले डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। और फिर डॉग के बाद आदमी ने पाला शेप, गॉट, डोंकीज, हॉर्सेज
and camels. These domesticated animals gave people milk, meat, and they also helped to pull cart, transport, and things were taken from one place to another. लेकिन अभी भी चीजों को खींचा जाता था, और तभी रोलिंग की एडवांटेज देख करके एक नया इन्वेंशन हुआ. जिस तरह से पैलियोलिथिक एज का सबसे बड़ा इन्वेंशन आग है, उसी तरह से नियोलिथिक एज का सबसे बड़ा इन्वेंशन अगर कोई है तो वो व्हील है. द डिस्कवरी ऑफ व्हील was so important in Neolithic age. A round trunk gave way to the invention of wheel. किस तरह से आदमी जब एक लॉग को लुढ़का लुढ़का करके आगे बढ़ रहा था तो उसे एक आइडिया आया कि राउंड चीज को ले जाना आसान है, और आदमी ने बना दिया व्हील, और उसे स्लोप से नीचे ले जाना उसके लिए बहुत आसान होने लग गया. और इसी व्हील के इन्वेंशन की वजह से अब पोट्री बनने लग गई, आर्ट और क्राफ्ट डेवलप हो गई, कुम्हार का वैल्यू बढ़ गई, और अचानक पॉटरी में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो गया. पीपल मेड ब्यूटीफुल पॉट्स, बेक्ड देम एंड स्टोर सरप्लस फूड ग्रेन्स इन देम. यहां तक कि अब पानी भी पॉट्स में रखा जाने लगा. तो अब अनाज पोट में रखा जाने लगा, पानी पोट में रखा जाने लगा. ये थी नियोलिथिक एज. तो बच्चों, आज हमने पुराने जमाने के बारे में बहुत सारी चीजें स्टोन एज के बारे में सीख ली हैं, और नियोलिथिक एज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट बच जाती है जिसे जाने बिना आपका नॉलेज अधूरा रहेगा. मैं सीधे आपको आसाम लिए चलता हूं. दार्जिलिंग हेडिंग. दार्जिलिंग हेडिंग के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि नियोलिथिक साइट के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है. आफ्टर एक्सटेंसिव डिगिंग एट दिस साइट, a large number of polished stone tools, ceramics, kitchen items have been recovered. और उससे ऐसा लगता है कि यहां लोग रहा करते जो they were growing and storing grains and preparing food. इस तरह से हम ये दावे के साथ कह सकते हैं नियोलिथिक साइट्स के बारे में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कि नियोलिथिक सेटल्स वर द अर्लीस्ट फार्मिंग एंड पेस्टोरल कम्युनिटीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसे स्वयं पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए. धन्यवाद.